वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो आपको 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन का लेवल है फ्रेंड्स, मॉडरेट है और बहुत अच्छा है, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपका जो मैथ का सेक्शन छोड़ करके सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ का सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा फ्रेंड्स, कल से मैथ का सोल्यूशन भी आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत सारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जिसे आप पढ़ सकते हैं लिंक पे जाकर करके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स मॉडरेट है, एग्जाम बेस्ड है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि बाह्य निषेचन इनमें पाया जाता है। आप लोग गेस करते चलिएगा, बाह्य निषेचन इनमें पाया जाता है, किसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक में है जो बाह्य निषेचन होता है। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, पहाड़ी इलाकों में हवाई ट्रांसपोर्ट करना क्यों बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर भी इसी तरह से है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में हवाई ट्रांसपोर्ट करना क्यों बेहतर है। रेलवे हमेशा देर करते हैं। बी में दिया रोडवेज बहुत संकरे होते हैं। सी में पहाड़ी क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ भूमि होती है। डी में कोई जलमार्ग उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ भूमि होती है, यानी पहाड़ी इलाकों में हवाई ट्रांसपोर्ट करना क्यों बेहतर है। तो आंसर में दे रहा है फ्रेंड्स आपका पहाड़ी क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ भूमि होती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका कि अनाज की फसल की खेती करने के बाद दलहन फसल को उगाने से मिट्टी में यह बढ़ जाता है, यानी क्या बढ़ जाता है। देखिए, जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जो किसान होते हैं कि अनाज की फसल की खेती करता है, उसके बाद में क्या दलहन फसल लगाते हैं उसमें। तो दलहन फसल लगाने से क्या होता है, क्या बढ़ जाता है। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रेट बढ़ जाता है। ऐसे भी फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका है कि खाने के डिब्बों की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाई जाती है और जस्ते की नहीं। क्यों नहीं जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यही बताना है। तो सवाल नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक प्रतिक्रिया करते हैं, यही कारण है कि जस्ते की परत नहीं चढ़ाई जाती है, टीन की परत चढ़ाई जाती है। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका, यदि किसी द्रव में दबाव बढ़ता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो अंग्रेजी टर्म है, इसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, क्वथनांक। आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बार बताए हैं, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का जो हिंदी होता है क्या होता है, क्वथनांक है। तो पूछा जा रहा है कि किसी द्रव्य का अगर जो प्रेशर दबाव बढ़ाते हैं तो क्वथनांक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत बार बताए हैं फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। दबाव बढ़ाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, किसी भी द्रव्य का अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी द्रव्य में दबाव बढ़ने पर क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ता है, और दबाव घटने से क्या होता है, क्वथनांक घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। अब देखिए, इससे आता है कि पहाड़ पर खाना देर से क्यों पकती, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर जाते हैं तो क्या है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। तो कम होता है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है, कम कम टेम्परेचर पर ही पानी खोलने लगता है, इसलिए जल्दी से खाना नहीं बनता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि उसमें क्या है, दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ता है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ेगा। एक कारण है कि उसका जो खाना जल्दी से पकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सवाल था यही कि यदि किसी द्रव्य में दबाव बढ़ता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 6 को देखें कि जब एक धातु चालक द्वारा बिजली का करंट गुजरता है तो चालक में पैदा की गई गर्मी की मात्रा इन पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सामग्री, लंबाई और मोटाई, ये तीनों पे निर्भर करती है। सवाल नंबर 7 को देखें, ताहिर स्क्वायर स्थित है। ठीक है, तो देखिए, ताहिर स्क्वायर है जो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा चौराहा है। ठीक है, ये आपका मिस्र में पड़ता है, मिस्र यानी काहिरा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ताहिर स्क्वायर कहाँ स्थित है, तो काहिरा में है, एक बहुत बड़ा ये चौराहा है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि यूएनए, ठीक है, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के लिए चुने जाते हैं।
तो गैर अस्थाई यानी कहने का मतलब अस्थाई सदस्य। तो कितने टोटल संख्या है फ्रेंड्स इसमें? तो टोटल 10 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं जो गैर अस्थाई यानी अस्थाई सदस्य होते हैं। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें 10 है जो अस्थाई सदस्य यानी गैर अस्थाई सदस्य होते हैं, जो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यही आपको बताना है। तो गेस करें, आपका 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के होता है। भारत है जो अभी फ्रेंड्स आपका गैर अस्थाई अस्थाई सदस्य है, लेकिन दावा कर रहा है अस्थाई सदस्य के लिए। तो इसमें बहुत सारा सवाल बन रहा है, सबको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपका कि इसमें अगर पूछा जाए कि इस यूएनए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, तो 10 वर्ष है। सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। और इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स, तो आपका 2 वर्ष के लिए होता है। और अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो टोटल कितना है, 5 है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न दर्जा प्रदान करने के लिए एक मानदंड नहीं है? मानदंड नहीं है। तो पहला गेस करते हैं, पहला आपका है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 15,000 करोड़ का नेटवर्थ, ये तो है मानदंड में। 3 सतत वर्षों में 5,000 करोड़ का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, ये भी मापदंड में है। और 9 का जो सी है, कुल कारोबार का 25% एफडीआई आकर्षित करे, ये आपका मापदंड में नहीं है। बाकी कुल कारोबार का आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 25,000 करोड़ से अधिक, ये सभी मापदंड में है। सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न दर्जा प्रदान करने के लिए एक मानदंड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कारोबार का 25% एफडीआई आकर्षित करे, ये इसका मानदंड नहीं है। सवाल नंबर 10 को देखें कि दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2019 का विषय क्या, थीम क्या था, यही आपको पूछा जा रहा है। तो 2 सवाल बनता है। फिर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को आपको विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो 2019 में जो हुआ, इसका थीम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स खाद्य दिवस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। यही है जो 2019 में खाद्य दिवस के दिन में इसका थीम था फ्रेंड्स। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 11 को देखिए, गर्भस्थ शिशु है एक, क्या है? तो जो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भ्रूण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान हो सकती है। गर्भस्थ शिशु है क्या? तो भ्रूण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान हो सकती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि इनमें से कौन सी सरकारी स्कीम वित्तीय समावेशन स्कीम है? अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सी सरकारी स्कीम वित्तीय समावेशन स्कीम है? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला सवाल को देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग गणना और तुलना करने के लिए जिम्मेदार है? बहुत टॉप मोस्ट वीआई सवाल है ये, कंप्यूटर का गेस करिए। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग है जो गणना और तुलना करने के लिए जिम्मेदार है या प्रयुक्त किया जाता है? तो सवाल नंबर 13 का क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ALU। ठीक है, याद रखें ALU। कभी कभी आपका फ्रेंड्स ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ALU का फुल फॉर्म होता है आपका, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। और इसका काम क्या था फ्रेंड्स, सवाल क्या था कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग गणना और तुलना करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपका ALU होता है। ALU इसका फुल फॉर्म बता दिया, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल को देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आपको 1664 में आई थी। ऑप्शन नंबर सी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि इनमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक होती है? ठीक है, सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ होता है, अफ्रीका महादेश में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉनिक बेल में किस प्रकार का मैग्नेट प्रयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक बेल होता है फ्रेंड्स उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, सबसे अधिक प्रतिक्रियात्मक गैर धातु कौन सी है? सबसे अधिक प्रतिक्रियात्मक गैर धातु कौन सी है? 17 का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस डीवीडी रैम जैसा है? कैसा? डीवीडी रैम जैसा है लेकिन अधिक भंडारण क्षमता है। डीवीडी रैम जैसा है लेकिन उसका जो भंडारण का कैपेसिटी है जो इससे अधिक है।
तो सवाल नंबर 18 का क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नाम है ब्लू रे डिस्क। क्या है? ब्लू रे डिस्क। रैम का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो बता देता हूँ फ्रेंड्स। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रोम होता है, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ऐसे कंप्यूटर से संबंधित मैं फ्रेंड्स एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सभी तरह का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उस टाइप का ही प्रश्न उसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सवाल नंबर 19 को देखें कि मुख्यतः 4 प्रकार के कीवर्ड है जो दुनिया भर में की व्यवस्था के आधार पर उपयोग किए जाते हैं। 4 प्रकार के, निम्नलिखित में से कौन सी कीवर्ड इस श्रेणी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो 4 प्रकार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ये सभी है जो आपका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है 19 का, ये नहीं किया जाता है, यानी AZERTZ ये आपका नहीं किया जाता है, बाकी सब है जो किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तर पुस्तकों को जांचने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, और सबको पता होगा। आप लोग जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम देने के लिए भी देते हैं, तो सब जो आंसर शीट होता है, OMR शीट होता है, वही कह रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तर पुस्तकों को जांचने के लिए किया जाता है? तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? OMR। अब देखिए फ्रेंड्स, OMR का नाम तो सभी सुने हैं फ्रेंड्स, लेकिन OMR का फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका होता है O4 होता है ऑप्टिकल, ठीक है। M4 होता है मार्क, और आपका R4 क्या होता है? तो रिकॉग्नाइजेशन। याद रखिएगा OMR क्या है? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? O4 ऑप्टिकल, याद रखिएगा। M4 मार्क, और R4 क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन। तो याद रखिएगा OMR का फुल फॉर्म। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन चक्र में रूपांतरण नहीं दिखाते हैं? चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, चूहा। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन चक्र में रूपांतरण नहीं दिखाते हैं? तो आपका चूहा है जो नहीं दिखाते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? सिंपल सा सवाल है, चलिए फटाफट गेस करिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ये भी सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि अधिकांश संश्लिष्ट फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इनमें कौन सा अग्नि प्रतिरोधी फाइबर होते हैं? देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, इसका सभी प्रश्न है जो बहुत अच्छा है, मॉडरेट है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, मैं पहले बता चुका हूँ। और मैं फ्रेंड्स आपको सब तरह का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो सिंपल है वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसलिए हमारे चैनल से आप लोग अवश्य जुड़े रहें। और एग्जाम के 8 दिन पहले से मैं आपको मास्टर वीडियो दूंगा फ्रेंड्स, 100 प्रश्न, 150 प्रश्न का, तो आप उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले। उस पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम के टाइम में फ्रेंड्स। अभी भी कुछ न कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सवाल नंबर 23 क्या है फ्रेंड्स आपका कि अधिकांश संश्लिष्ट फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इनमें से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी फाइबर है? अग्नि प्रतिरोधी फाइबर है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 23 का गेस करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलामाइन है जो क्या है? अग्नि प्रतिरोधी फाइबर है। जबकि पीटी, नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब देखिए आग क्या है, इस पर तुरंत में आग पकड़ लेता है, लेकिन जो आपका मेलामाइन है जो क्या होता है? ये अग्नि प्रतिरोधक फाइबर है, ये जल्दी नहीं आग पकड़ता है। तो अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 24 नंबर सवाल आपका है कि एक वस्तु कितना 5000 हर्ट्ज पर हिल रही है, उत्पादित ध्वनि का अवधि, ठीक है, उत्पादित ध्वनि का अवधि पूछा यानी इसका आवर्तकाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो क्या होता है? आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटा क्या लिख सकते हैं आप? 1 बटा आवृत्ति, ठीक है, 1 बटा आवृत्ति। 1 बटा क्या हो जाएगा आपका? आवृत्ति हो जाएगा। तो आपका आवृत्ति कितना दिया हुआ है? आवृत्ति तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, हर्ज में है, 5000 हर्ज है, तो 1 बटा 5000 कर दीजिएगा, इसको सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 बटा कितना 5000, तो 5 ऐसे कर दिए और यहाँ पर 1000 कर दिए, ठीक है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वस्तु 5000 हर्ट्ज पर हिल रही है, उत्पादित ध्वनि की अवधि क्या होगी, ठीक है। तो आवर्तकाल यानी अवधि बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 1 बटा हो जाएगा कितना आवृत्ति। तो आवृत्ति आपको कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। अब इसको करिए तो 5 से इसको काटिएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? 0.2 आ जाएगा।
अब देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो इसके सामने यहाँ पर बिठा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी 0 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है, सोने को गलाने के लिए सुनार किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं? पुराना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बताइए, सोने को गलाने के लिए जो सुनार होते हैं वो किस रसायन का इस्तेमाल करते हैं? सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसे क्या कहता है? एक्वा रिजिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। यदि आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना? 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब क्या है? तो 40 डिग्री सेल्सियस है तो आपको क्या, गैस का रेफरेंस क्या होगा? आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, बी में आप कमजोर और ठंडे हैं, सी में आपके हल्के बुखार है, या डी में आपको बहुत अधिक बुखार है। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, कि आपको बहुत अधिक बुखार है। क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर जो सेल्सियस में देखा जाए तो लगभग फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ अधिक कर रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब आपको बहुत तेज बुखार है। 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब आपको 103 या 104 डिग्री फीवर पक्का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 103 या 4 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि कंप्यूटर सिस्टम में किस भाग में कंप्यूटर डेटा को मानवीय पठनीय रूप में परिवर्तित किया जाता है? चलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आउटपुट इकाइयां। अगला सवाल को देखें। किस गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? चलिए फटाफट गेस करिए, राइट आंसर क्या होगा? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेलवे चलाई गई थी? फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपको डेट याद रखिएगा 16 अप्रैल, डेट याद रखिएगा 16 अप्रैल कितना 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच में प्रथम बार रेल चलाई गई थी। उसमें कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, तो ये भी याद रखें। अगला सवाल को लेते हैं। 29 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से ट्विटर की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का संस्थापक सदस्य कौन है? ट्विटर का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ट्विटर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से जैक डोरसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा कम से कम घनी आबादी वाला देश है? कम से कम, तो कम से कम घनी आबादी आपका मंगोलिया में बहुत कम आबादी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं कि प्रतिबिंब के नियमों के लिए सही है, क्या है 31 का? तो इसका है फ्रेंड्स आपका सभी सतहों को दर्शाते हुए। प्रतिबिंब के जो नियम के लिए सही क्या है? तो सही इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी 31 का, कि सभी सतहों को दर्शाते हुए। अगला सवाल को लेते हैं कि दांत पर जांच करने के लिए, दांत पर प्रकाश डालने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पण छोटा होता है। दर्पण छोटा होता है, यानी कौन सा दर्पण होता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए जो दंत चिकित्सक है, जो आपका आंख कान नाक देखने के लिए जो यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग जो हजामत, जो सैलून होता है फ्रेंड्स, उसमें भी है, जो आपको हजामत लोग भी है जो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, तो वो भी जरूर याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का तो आपका जो साइड मिरर होता है, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अगला सवाल को देखें कि एक मोटर विद्युत ऊर्जा को इसमें परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर के बारे में कर रहा है, तो देखिए विद्युत मोटर है जो किसमें परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को? सवाल नंबर 33 का, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में कर देता है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। इसका जस्ट अपोजिट है जो डायनमो है फ्रेंड्स। डायनमो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। और उसका अपोजिट मोटर है, तो मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। सवाल नंबर 34 को देखिए, हवा के पास ऊर्जा क्या होता है? तो हवा के पास तो गतिज ऊर्जा ही होगा डेफिनेटली, यानी सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो या गतिज ऊर्जा। अगला सवाल को देखते हैं। हाइड्रो विद्युत शक्ति उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो जो हाइड्रो विद्युत शक्ति है जो उत्पन्न करती है वो फ्रेंड्स वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखें कि एक पेंडुलम की स्ट्रिंग काट दिया जाता है, ठीक है, एक पेंडुलम की स्ट्रिंग काट दिया जाता है तो बॉब अपनी केंद्रीय स्थिति में होता है, तो बॉब पृथ्वी पर किसके कारण गिरता है? ठीक है, तो किसके कारण गिरता है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नीचे की दिशा में स्ट्रिंग के द्वारा लगाए गए बल की शक्ति के कारण नीचे बॉब गिरता है। अगला सवाल को लेते हैं, खाली स्थान है फ्रेंड्स 37 का, कि यहाँ पर भराएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल लाइन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कोण को दो समान कोणों में विभाजित करता है, यानी आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल लाइन। ठीक, कौन लाइन? नॉर्मल लाइन। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या
इसकी फोकस दूरी कितना होता है, दुगना होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है कि एक गोलाकार दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है, जो इसकी फोकस दूरी क्या होता है, दोगुना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखें कि एक सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध समानांतर में प्रतिरोध शामिल है। एक सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध समानांतर में प्रतिरोध शामिल है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत प्रतिरोधों की राशि के बराबर घट जाती है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 40 को देखें, विमान दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की प्रकृति है। विमान दर्पण द्वारा, सवाल नंबर 40 का है फ्रेंड्स आभासी और सही, ये भी ठीक है। वस्तु के रूप में एक ही आकार के, ये भी सही है। पार्श्ववर्त उल्टा, ये भी सही है फ्रेंड्स। डी ऊपर के सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। विमान दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की प्रकृति, ये सभी होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखें कि जिस घटना में एक पेंडुलम के दोलन के आयाम धीरे धीरे कम हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं सर्च करके देखा हूं फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है। गेस करें क्या होगा। जिस घटना में एक पेंडुलम के दोलन के आयाम धीरे धीरे कम हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पेंडुलम का उसे भिगोना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मैं सर्च करके भी देखा हूं फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें कि एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र देता है। एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र देता है। 42 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एक चलती वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 आपका है कि गैर यूनिफॉर्म गति वाले शरीर के लिए वेग समय का आलेख एक क्या होता है। सवाल नंबर 43 की गैर यूनिफॉर्म गति वाले शरीर के लिए वेग समय का आलेख है एक क्या है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुवीय रेखा होता है। अगला सवाल को देखें, विस्थापन के परिवर्तन की दर से संबंधित भौतिक मात्रा है। जिसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का। विस्थापन के परिवर्तन की दर से संबंधित भौतिक मात्रा है 44 का राइट आंसर वेग। अगला सवाल को देखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 6 × 10⁻10 के पावर कितना 25, 10 के पावर 25। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का सी। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं, कोणीय वेग के लिए एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट पूछा जा रहा है आपको, और एसआई मात्रक कोणीय वेग का क्या होता है, गेस करें तो रेडियन प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। चलिए सिंपल सा प्रश्न है, गेस करिए फटाफट क्या होगा। तो सवाल नंबर 47 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल है जो कहाँ के थे फ्रेंड्स, तो स्वीडन के थे, याद रखिएगा। इससे संबंधित 2-3 जिक्के बन रहा है, उसको मैं बताता हूँ। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था फ्रेंड्स। उसके बाद में एल्फ्रेड नोबेल जो कहाँ के थे, तो स्वीडन के थे, और इन्हीं के नाम पे आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से दिया जा रहा है, तो 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है, ये भी जरूर याद रखिएगा। और ये फ्रेंड्स आपका जो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपके प्रत्येक वर्ष किस तारीख को आपका नोबेल पुरस्कार समारोह को आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, हर एक साल आपको 10 दिसंबर कितना, हर एक साल आपको 10 दिसंबर कितना, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजन किया जाता है। तो इसमें बहुत सारा जीएस हो गया फ्रेंड्स कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। एल्फ्रेड नोबेल कहाँ के निवासी थे, तो आपको स्वीडन के निवासी थे। कब से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार, तो 1901 ईस्वी से। क्यों दिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्योंकि आपका 10 दिसंबर 1986 को इनकी मृत्यु हुई थी, उन्हीं की पुण्यतिथि पर फ्रेंड्स आपको नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। और कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं कि तापमान के बढ़ने के साथ लीनियर का को इफिशियंट विस्तार हमेशा क्या होता है, तो क्या होता है, वही बना रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तापमान के बढ़ने के साथ लीनियर का कोएफिशिएंट विस्तार वही बना रहेगा। अगला सवाल को लेते हैं कि रोशनी किसी वस्तु के पीछे नहीं जा सकती है, किसी वस्तु के पीछे नहीं जा सकती है क्योंकि यह नहीं कर सकते, क्या यह आपका घूमना नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 50 को देखें, इंद्रधनुषी रंग की डिस्क इनके द्वारा दी गई थी, किनके द्वारा दी गई थी, तो आपका न्यूटन साहब के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हिंदी से है, मोच की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, गेस करते चलिएगा। तो जो मोच की इच्छा रखता है उसे क्या कहता है, मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 का डी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि हल्कू किस कहानी का पात्र है,
तो हल्कू किस कहानी के पात्र है फ्रेंड्स? आपका पूस की रात की। ठीक है, किसका है? पूस की रात के। याद रखिएगा, पूस की रात किसने लिखा था फ्रेंड्स? किसके द्वारा ये कहानी लिखा गया है? तो आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है पूस की रात। आई पूस की रात की ही फ्रेंड्स आपका हल्कू इसका पात्र है। पूस की कहानी, रात की कहानी आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कहानी है, जिसमें आपको पूस की रात में जो कड़क की ठंड पड़ती है, इसमें इसका एक कुत्ता भी होता है फ्रेंड्स। तो किस तरह ये फसल का रात में देखभाल करता है, उसी के बारे में इन्होंने बताया है। तो हल्कू किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। पूस की रात के रचनाकार कौन है कहानी के? तो आपका प्रेमचंद। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि जल पिपासु का समसामयिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? जल पिपासु का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जल को पीने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जल पिपासु कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, जल पिपासु यानी कि जल को पीने की इच्छा रखने वालों को जल पिपासु कहा जाता है। अगला आपका है कि आई प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आई से कौन सा बनेगा? चौवन का, तो पढ़ाई। देखिए पढ़ाई इसमें आ रहा है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 55 को देखिए, संविधान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संविधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गेस के रेफरेंस इसका हो जाएगा आपका समजोड़ विधान होगा। 55 का समजोड़ विधान। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए आधा म होगा। ठीक है, हलंत लगा रहेगा। तो देखिए ये दोनों में क्या फर्क है? इसमें देखिए हलंत नहीं लगा हुआ, इसमें हलंत लगाया। तो याद रखिएगा, संविधान का जो सही जो है सम इस तरह से होगा और जोड़ में आपका ये विधान हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से कॉमन थोड़ा सा यहाँ आती है फर्क है फ्रेंड्स, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। सवाल नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान। इसमें हलंत लगा रहा, हलंत कोई भी लेटर में अगर हलंत लगाते हैं तो क्या होता है? वो आधा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला शब्द है निरोग का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? निरोग का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? 56 का। तो निरोग देखिए हर्षिकार नहीं होता है, इस तरह से हर्षिकार नहीं, दीर्घकार होता है। निरोग इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, निरोग यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ममधुर्यता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ममधुर्यता की शुद्ध रूप क्या होगा? तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य होता है। ठीक है, माधुर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर होगा 57 का। 57 और 58 को देखिए, औचक का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? औचक। तो सवाल नंबर 58 का गेस करें फ्रेंड्स, औचक का हो जाता है क्या? औचक मतलब होता है कि कभी कभी, जैसे कहता है औचक निरीक्षण होता है ना, यानी कभी कभी होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अक्सर, रेगुलर हो जाएगा, अक्सर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है जो विलोम शब्द हो जाता है। याद रखिए, बहुत अच्छा है, औचक का विलोम शब्द क्या होगा? अक्सर होगा। अगला सवाल आपका है कि बौरों सबय रघुवंश ठाकुर की धार में बारनबाजी शरत थही बाण की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथी निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा रस है पूछा जा रहा है। देख ले क्या है कि बौरो सबय रघुवंशम कुठार की धार में बारनबाजी शरत थही बाण की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथी। इसमें कौन सा रस है? तो सवाल नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रौद्र रस है। क्या है? रौद्र रस। अगला सवाल को देखिए, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के लेखक कौन है? तो देखिए बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर तो आपका है फ्रेंड्स, भारत का स्वर कोकिला भी नहीं कहा जाता लता मंगेशकर को, और ये बहुत अच्छी गायिका भी है। तो इस पे किताब लिखा गया कि बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, किताब का ये नाम है। तो इसका लेखक कौन है? तो कुमार गंधर्व ने लिखा है। ये बुक किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न है, पढ़ते चलते हैं, देखते चले। सवाल नंबर 61 का है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द गिवन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको टेंस से पूछा जा रहा है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कॉफी इज नोन मेक्स, ठीक है, एक्वायर फ्लेवर्स फ्रॉम इट्स नेबोरिंग प्लांट्स विच, यहाँ पर क्या होगा? मेक्स एवरी बैच यूनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्सुलरी वर्ब ऑफ फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जिम खाली स्थान क्या होगा? तो जिम विल गो टू आयरलैंड ऑन वर्क फॉर क्या है फ्रेंड्स? 4 नाइट नेक्स्ट वीक, यानी यहाँ पर विल भराएगा 62 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 63 को देखें कि चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या भराएगा 63 का? तो 63 का हो जाएगा देयर आर 2 बेसिक टाइप। ठीक है, देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ रोबोट्स, दोज दैट आर फिक्स्ड एंड दोज दैट आर मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 63 का। सवाल नंबर 64 को देखें, कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंस
द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सीक्वेंस में है तो सबसे पहले क्या होगा, इसको पढ़िएगा फ्रेंड्स तो आपको समझ में आएगा। तो सवाल नंबर 64 का राइट आंसर क्या है बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, कर्फ्यू हैड बीन इम्पोज्ड इन द सिटी। उसके बाद एक होगा, 2 के बाद एक होगा, एज अ रिजल्ट द शॉप्स आर क्लोज टूडे। उसके बाद 3, नो वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस। उसके बाद 4, द पुलिस वाज रेडी टू टैकल एनी प्रॉब्लम। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 65 को देखिए, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मर्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन। कह रहा है यहाँ पर ही इज वेरी रिच, ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। ठीक है, ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। तो सवाल नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 65 का सी होगा कि दाउट ही इज वेरी रिच, ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। अगला सवाल को लेते हैं कि चूज द एप्रोप्राइट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। कंजक्शन पूछा जा रहा है। तो 66 का जो है फ्रेंड्स क्या कि मदर, तो मदर एंड, ठीक है, मदर एंड आई जनरली गो टू द मार्केट इन द इवनिंग टू बाई वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, कंजक्शन एंड कंजक्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 67 को देखें, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू ही हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। देखिए इसमें हाईलाइटेड नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें इसके बारे में पूछा जा रहा है। फीट एंड इंचेज आर ऑब्सोलेट एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन यूरोप। ठीक है, तो ऑब्सोलेट, तो ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है आपका अप्रचलित होता है। तो इसका जो आपका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, ये ट्रेंडी हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंडी, ट्रेंडी मीन्स क्या होता है, तो नया होता है, फैशनेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 68 को देखें, चूज द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है आपसे। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा कि एंगर एंड कंफ्यूजन रिप्लाइड थ्रू। यहां पर क्या होगा, थ्रू द ओल्ड बेगर्स एज लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द पुलिसमैन। तो आपका 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या होगा, फिर थ्रू होगा प्रीपोजिशन, यहां पर क्या होगा, इनटू होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइड इट। ठीक है, तो इसका कह रहा क्या है कि व्हाट डिड हैरी हैड इन कॉमन विथ नैनीताल। ठीक है, व्हाट डिड हैरी हैड इन कॉमन विथ नैनीताल। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 69 का डी हो जाएगा कि व्हाट डिड हैरी हैव होगा इन कॉमन विथ नैनीताल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं कि चूज द एप्रोप्राइट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में पूछा जा रहा है, पैसिव में दिया हुआ इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। द ओल्ड मोमेंट्स अम्ब्रेला वाज स्टोलन बाय द थीफ, यानी कि बूढ़े व्यक्ति का जो छतरी है जो चोरी हो गई है, चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। तो इसका एक्टिव में क्या होगा, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द थीफ्स स्टोल द ओल्ड वोमेंस अम्ब्रेला, यानी चोर है जो वृद्ध व्यक्ति का छाता चुरा लिया है। इसी का जो पैसे में क्या होगा, तो द ओल्ड वोमेंस अम्ब्रेला वाज स्टोलन बाय द थीफ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ये एक एक्टिव फॉर्म में होगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 71 से लेकर के 80 तक है जो आपको बिहार से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि बिहार पुलिस का वैकेंसी है, बिहार कांस्टेबल का, तो बिहार से संबंधित 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको शामिल रहता है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है, इसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 को बिहार से संबंधित 10 प्रश्न दिया है। तो देख लें 71 नंबर सवाल से चलते हैं कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमाचल की एक छोटी श्रेणी है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। 71 का राइट आंसर उसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। अगला सवाल को लेते हैं कि बिहार की सीमा किस देश की सीमा से को स्पर्श करती है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को पता है कि बिहार की सीमा है जो मात्र एक देश यानी नेपाल के साथ स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 73 को देखें। सवाल नंबर 73 कि बिहार में फरवरी मार्च में काटी जाने वाली कौन सी फसल रबी की नहीं है। रबी की फसल कौन सा नहीं है जो आपको फरवरी मार्च में काटी जाती है। तो 73 का क्या होगा, तो देखिए गेहूं तो काटी जाती है, मटर भी काटे जाते हैं, सरसों, ये सब तो एक ही सीजन है। अरहर है जो नहीं काटी जाती है, याद रखिएगा। और ये सभी किस फसल के अंतर्गत आते हैं, तो गेहूं, मटर, सरसों और सभी जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी याद रखें। तो फरवरी मार्च में काटी जाने वाली रबी फसल कौन नहीं है, तो अरहर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है। खरीफ में कौन नहीं बोई जाती है, 74 का गेस करें फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ठीक है,
धान, अरहर, गन्ना ऐसा बोई जाते हैं, आलू नहीं बोई जाते हैं। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका, बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं? चलिए फ्रेंड्स गेस करिए, बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। 74 का हो जाएगा, 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? पहले भी करा चुका हूँ ये सवाल, इसका आंसर गेस करें क्या होगा राइट आंसर? 76 का। तो बक्सर की लड़ाई आपका 1764 ईस्वी में, यानी 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला सवाल को देखें कि बिहार राज्य में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। बिहार राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो लाख उद्योग हो जाएगा। ठीक है, लाख, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 78 है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन सा मिट्टी नहीं पाई जाती है उत्तरी मैदान में? 78 का गेस करें तो आपका दलदली तो पाई जाती है, नवीन जलोढ़ भी पाई जाती है, बालसुंदरी पाई जाती है, अब बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 79 को देखें। सवाल नंबर 79 आपका, बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? सबसे अधिक महत्व की नदी कौन सी है? तो महत्व की नदी सबसे अधिक है क्या? गंगा नदी है। और एक प्रश्न पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, सभी को पता है। अगला सवाल को 80 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका लास्ट सवाल है इस वीडियो का। बिहार राज्य के गर्म जलकुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि 80 का क्या होगा? क्योंकि इसमें खनिज, लवण व गंधक मिली होती है, इसलिए त्वचा रोग जिसको है उसके लिए लाभदायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 80 प्रश्न थे आपका। और मैथ का तो मैं बताया फ्रेंड्स आपको, कल से सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, कल से आपको मैथ का सॉल्यूशन। देखिए मैथ का तो हूबहू प्रश्न लड़ेगा नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ पैटर्न आपको देखना है। तो पैटर्न आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है। फिर भी मैं फ्रेंड्स कल से आपको मैथ का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। और फ्रेंड्स वेबसाइट पे जाकर के आप लोग प्रैक्टिस प्रत्येक दिन जरूर करें फ्रेंड्स। एक सेट को एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ करके उसका रिवीजन करते जाएं, क्योंकि उसमें आपका आंसर हाइड किया हुआ है। तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपने जो सेट मारा था कल, वो सभी प्रश्न आपको याद है या नहीं। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा फ्रेंड्स, समय देना होगा, मेहनत करनी होगी। तो कम से कम वेबसाइट पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप लोग प्रत्येक दिन जाकर के पढ़िएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।